अस्सलामुअलैकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपका रोज़ा बल्कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि हम जो सूरत हाल देख रहे थे उसके बाद हर एक को थोड़े बहुत झटके तो लगे ही हैं। क्यों अशफाक? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आमना खटाना मेरे साथ है, मैं अशफाक के साथ सिद्दीक। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आपने हमारे नाम भी यहाँ पर पढ़ लिए होंगे। बिल्कुल, बात यही है कि जिस तरीके से सियासी सूरत हाल अब तक रही, उससे ये हुआ कि महंगाई पर लोगों का उस तरह से फोकस नहीं रहा जिस तरह से रहना चाहिए था। और ज़ाहिर है कि हुकूमत गिराना, हुकूमत साजी, ये सारे ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से लोग भी परेशान रहे होंगे कि भाई ये जो मुनाफा हो रहे हैं इनको कौन पकड़ेगा। लेकिन अब बहरहाल हुकूमत कायम हो गई है और आई एम श्योर कि ऐसे डिसीजन आएंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आवाम का मामला सियासत से उतना नहीं है जितना उनको रिलीफ से अपना ताल्लुक उनका होता है। अवामी मसाइल को देखना चाहिए। चलें जी, अभी हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। सियासतदान सियासत में लगे रहे, मुनाफाखोरों का अवाम की जेब पर डाका। रमजान से कबल और आज फलों की कीमत में दुगना इजाफा। सूबाई हुकूमतों और इंतजामिया को अवाम की कोई फिक्र नहीं। गर्मी को भगाना हो या बुझानी हो प्यास, कराची वालों को भी अब मिल गई खैबर पख्तूनख्वा की सौगात। बनारस में गुड़ का शरबत है दस्तयाब। खरीदारी के लिए शहरी दूर दूर से आते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और इफ्तार में गैस प्रेशर में कमी का सामना है। घर में खवातीन को खाना पकाना मुश्किल हो गया है। होटल्स पर भी गैस की कमी के बायस परेशानी का सामना है। और मोटापा अपने साथ लाता है बहुत सी बीमारियां। वजन में कमी लाना जुए शेर लाने के बराबर है। तली हुई चीजों में कमी और रोजे में ग़िज़ाई एहतियात ही बेहतरीन हल। तो अच्छा जी, सबसे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, हम आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू हो जाएंगे। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 23वें वजीर आजम में बिलाशुबा, ये सब आप जान चुके हैं। हल्फ उठाने से पहले उन्होंने कौमी असम्बली में कई ऐलानात किए थे। हाँ जी, उन्होंने कई ऐलानात किए जिसमें उन्होंने जो काफ़ी पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट की, उनमें ये सामने आया कि कम से कम जो अब उजरत है वो 25,000 करने के ऐलान किया और साथ ही साथ उन्होंने पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया। मजीद क्या ऐलानात किए वो आपको सुनवाते हैं। महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी परेशान हो चुका। गवर्नमेंट की तरफ से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपए हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं और ये भी 1 तारीख से लागू होगा। और इसी पे ज़रा अब बात कर लेते हैं कि भाई ऐलान तो कर दिए, लेकिन मौशी सूरत हाल ज़ाहिर है कि जो दुनिया भर में जो सूरत हाल रही, फिर यूक्रेन और रूस की जो जंग रही, उसके बाद काफ़ी परेशानियां थी। लेकिन ये परेशानियां कैसे मैनेज होंगी? मुजम्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन करें। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया अब वक्त निकालने का। भाई, हम तो ज़ाहिर है तस्करा कर रहे थे, आपसे भी हमारी बात हुई थी उस वक्त जबकि आप यहाँ पर हुकूमत में ही थे, कि ये तो 11.3 अरब डॉलर्स तक हमारे रिजर्व आ गए हैं। मामलात परेशान कुन हो सकते हैं, अदायगियों का तवाज़ुन मुतासर हो सकता है। ऐसे में वज़ीर आज़म साहब जो हमारे नए हैं, उनकी जानिब से ऐलानात खुशाइन तो हैं, लेकिन मैनेज हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि 11 मार्च को पाकिस्तान के ज़खायर थे 22 अरब और 400 मिलियन डॉलर, और अभी जो है तकरीबन 17 अरब डॉलर के करीब हैं। अच्छा। और ये जो है 5 अरब डॉलर जो एक माह में गए, उसमें 1 अरब डॉलर तो हमने रिकोडिक की पेमेंट की है, जो 11 साल से मामला इन्होंने 11 अरब डॉलर के में जुर्माना आता था। फिर इसके अलावा 2.5 अरब डॉलर का हमने चाइना का एक कर्जा उतारा है और चाइना से हमने बात भी कर ली हुई है। चाइना ने वो हमें वापस देने हैं पैसे 2.5 अरब डॉलर। तो ये जो स्टेट बैंक के इस वक्त 11.5 अरब डॉलर दिखा रहे हैं, ये 14 अरब डॉलर हो जाएंगे चाइना के साथ आते ही। हमने बात कर ली हुई है। ये हुकूमत के मामला चल रहे थे तो उस वजह से पेमेंट रुक गई थी। और IMF का 1 अरब डॉलर हमने तमाम मामला उससे भी तय कर लिए थे। हमारे सारे टारगेट हमने अचीव कर लिए थे, वो लगाने। तो ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि वही वाली बात ड्रामेबाजी है। हम बात तो कर रहे थे, लेकिन वो अमेरिका मुखालिफ बयानात से कुछ उस पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा होगा? नहीं। देखें, IMF पहली चीज होती है टारगेट। जो हमने टारगेट है वो तमाम अचीव किए हैं। इस तरह नहीं हो सकता, वरना दुनिया में IMF बंद हो जाएगा। अगर टारगेट्स आप पूरे करें और उसके बाद कोई आपकी पेमेंट नहीं रोक सकता। तो ये वो चीजें चलती रहती है। अमेरिका से तो आपने अफगानिस्तान का इशू हुआ तो उससे बड़ी चीज की थी आपने। अमेरिका के साथ आपने बहुत माजी में भी चीजें होती रही हैं, आपको जो सैंक्शंस भी लगाता रहा है।
तो ये नहीं होता कि वो IMF से आपको पेमेंट बंद कराते। जब इकोनॉमिक सेंक्शन से अमेरिका ने लगाए हुए थे उस वक्त भी आप IMF को बंद होते थे। तो ये बिल्कुल तासुर गलत दिया है जिसने भी दिया है। राज सवाल ये कि अगर ये कह रहे थे कि खजाने खाली हैं और कुछ नहीं है, तो इन्होंने बगैर वजीर खजाना लगाए पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा कैसे कर दिया? तनख्वाहों में तो अभी हमने खुद 1 महीना पहले 15% इजाफा किया सरकारी तनख्वाहों में। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बजट दिया है इन्होंने बजट से पहले, क्योंकि बजट के फौरन बाद वापसी है और ये तय भी हुआ है कि जुलाई में ये हुकूमत खत्म करेंगे और अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो ये बजट से पहले एक बजट देकर ताकि वो जो है वोट बैंक जो है उस पर कुछ जान डाल सके अपनी, और कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मुजम्मिल असलम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मिफ्ता इस्माइल और मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमा इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। लोग हैं गुर्बत के और महंगाई के दलदल में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है कि उनकी उजरत में इजाफा हुआ है, तकरीबन 20% से ज़्यादा कर लेंगे वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ दूसरा जो इक़दाम उन्होंने उठाया, जो दूसरा अनाउंसमेंट किया है, वो उन्होंने कहा है कि मैं तमाम रिक्वेस्ट करता हूँ बिजनेसेस से कि जिन लोगों की तनख्वाह लाख रुपए से कम हो उसकी तनख्वाहों में 10% की इंक्रीज़ कर दें। और ये भी 1 अप्रैल से होगा और मिनिमम वेज भी लागू 1 अप्रैल से होगा। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मैंने शाम को उसके बाद ट्वीट भी किया हमारे बिजनेसेस के और एक्सपोर्टर्स के लोगों से, और मैंने कहा है कि आप ये तनख्वाह बढ़ा दें लोगों की, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी तमाम मदद करेंगे एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी, आपकी इनकम बढ़ाने में। और ये मैं ऐसे ही कहता चलूँ कि ये जो हम तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और जो मालकान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ सनतकारों के लिए नहीं है, ये मीडिया हाउसेस के मालकान के लिए भी है। तो ये मैं ऐसे ही गोश गुजार करना चाहता हूँ मीडिया हाउसेस के मालकान का कि वो भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। 10% हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है और मैं इंशाअल्लाह ताला उधर भी कॉम्पनसेट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा जो अनाउंसमेंट किया था वो आप जानते हैं कि मार्च में हुकूमत के अफसरान की तनख्वाह गुज़िश्ता हुकूमत ने बढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई थी। और पेंशन ज़ाहिर है कि जो हुकूमत के लोग काम कर रहे होते हैं वगैरह, अक्सर वो बेचारे साइड पे ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, दूसरा काम कर रहे होते हैं घर चलाने में, लेकिन जो रिटायर्ड लोग होते हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा ज़ईफ़ लोग होते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए 10% हमने फिल फॉर पेंशन का इजाफे का भी ऐलान किया है और इंशाअल्लाह ताला उससे भी कुछ ज़ख्मों पे मरहम रहेगा हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर्स का। तो ये 3 बड़े अनाउंसमेंट थे शहबाज शरीफ साहब के। कल आपको पता है कि शहबाज शरीफ के पहले दिन पे कराची एक स्टॉक एक्सचेंज 1700 पॉइंट्स बढ़ी है। 1700 पॉइंट्स का जो इजाफा था कल का, वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे सिंगल डे बड़ा इजाफा था। कभी भी इतना इजाफा नहीं हुआ एक दिन में जितना कल किया। और जो हैरत की बात है वो ये है कि जिस दिन भी इतना इजाफा होता है उसके दूसरे दिन अक्सर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती है और मार्केट कम होती है, लेकिन आज फिर मार्केट जो है वो 333 पॉइंट एक्चुअल ऊपर बंद हुई है, जिसको लेकिन वो आखिरी एवरेज करा तो उन्होंने 270 पॉइंट पे बंद हुई है। तो आज भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से मार्केट ऊपर बंद हुई है। कल डॉलर जो था वो नीचे आ गया था, 190 की जो सतह पे डॉलर था वो नीचे आके 183 रुपये, 182 रुपये 80 पैसे 90 पैसे पे बंद हुआ है कल शाम में। आज की खबर यह है कि वो जो 90 पैसे थे वो भी उड़ गए हैं। दिन में 181 रुपये 50 पैसे भी ट्रेड किया, लेकिन इस वक्त मैंने आखिरी चेक किया है तो 182 रुपये 3 पैसे पे था। तो आज फिर 90 पैसे टूटा है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो पाकिस्तानी अवाम है उसको ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये माशी पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल रोशन होगा और बेहतर होगा। मैं जो शहबाज साहब ने भी कहा कि हम मायूसी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी गोश गुजार करना बहरहाल ज़रूरी हैं ताकि ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हो जाए। सबसे पहले आप जानते हैं कि इस हुकूमत ने कहा था कि 3990 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, यानी कि तकरीबन 4000 रुपए का डेफिसिट होगा। उसके बाद 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, शुक्रिया, 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। उसके बाद कुछ अर्से पहले यहाँ पे बैठे हुए एक बड़े जय्यद रिपोर्टर ने कहा था कि नहीं 4300 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। मैंने उस पर गुजारिश करी थी कि नहीं 43 का नहीं होगा, 46 का होगा, लेकिन वो भी गलत थे, मैं भी गलत हूँ।
इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का डेफिसिट जो चल रहा है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। जी हाँ, 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट बाय फार है, बाय 1500 अरब रुपए से ज़्यादा है। ये जिस नैज पे खान साहब, इमरान खान साहब इकॉनमी को धकेल पे गए, मतलब ये मईशत के साथ ज्यादती है और पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म है। ये जो रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती है, इसकी एक बड़ी वजह फिस्कल स्टिमुलस होता है। ये फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है जिसमें आप 5600 अरब रुपए तक का डेफिसिट कर रहे हैं। और ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। इसके अलावा 800 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं 6400 अरब रुपए का डेफिसिट। मैं आपको ऐसे ही बताता चलूं कि मुस्लिम लीग के 5 सालों में इतना डेफिसिट हुआ था जितना खान साहब इस साल करके गए। 800 अरब रुपए के अंदर 220 अरब रुपया तो सिर्फ SNGPL को देना है, LNG और RLNG के नुकसान में। 73 अरब या 80 अरब रुपए कम से कम जैनको को देने हैं उसको लिक्विड रखने के लिए। और 373 अरब रुपए का ये बारूदी पैकेज जो इन्होंने लेकर आए हैं, जो बारूदी सुरंग बिछा के गए शहबाज शरीफ के लिए, 373 अरब रुपए का ये पैकेज दिया इन्होंने। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत के अफसरान अहलकार बात कर रहे थे, मैं वज़राओं की बात कर रहा हूँ, हुकूमत के अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो वज़रा कह रहे थे वो गलत बयानी से काम ले रहे थे। ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये खुद फाइनेंस कर सकते हैं। इससे डेफिसिट बढ़ रहा है 373 अरब रुपए। IMF इससे एग्री नहीं हुआ है और ये पाकिस्तान को IMF से ख़त्म कर चुके हैं, जिसको हमको रीस्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन ये 373 अरब रुपए इसके अलावा है और ये बेतहाशा नुकसान कर रहे हैं। और उस वक्त जब खान साहब टैक्स ले रहे थे आपसे और पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे थे, उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया था लोगों की महंगाई का। लेकिन जब इनकी हुकूमत पे हाथ बात आई तो इन्होंने एकदम यू टर्न एक और ले लिया और नुकसान शुरू कर दिया। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये वज़रा जो बैठे हुए थे काउंसिल में और ये इकोनॉमिक एडवाइजर्स जो बैठे हुए थे, जिनको 30-30, 40-40, 50-50 साल का तजुर्बा है, इन्होंने ये करने दिया कि आपने मुल्क के मईशत को दावे पे लगा दिया, मुल्क के मईशी फ्यूचर को दावे पे लगा दिया सिर्फ सस्ती शत के लिए। तो 373 अरब रुपए का ये नुकसान है। तो ये सब मिला लें अगर तो 6400 अरब रुपए का डेफिसिट होता है। मैं और हम शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पूरी अंत तक मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस डेफिसिट को काबू में लाएं, वरना ये डेफिसिट पाकिस्तान को जहां लेके जाएगा, मैं उधर नहीं लेके जाना दूंगा पाकिस्तान को, उधर नहीं लेके जाएंगे इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को। ये हमारा मुल्क है, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है और हमने ये हुकूमत ली है अपनी मेहनत से और इंशाअल्लाह इसको बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन ये बात रगाने रिकॉर्ड पे ज़रूरी है कि ये लोग जो कहते थे कि हम खर्चा कम करेंगे, हम कर्जे कम करेंगे, इन लोगों ने पाकिस्तान को इस साल 6400 अरब रुपए के डेफिसिट की प्रोजेक्शन है। और ये मेरे नंबर्स नहीं हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नंबर है जो मैंने नहीं देखे थे, जो शौकत तरीन के ज़माने में बने हुए थे। ये मिफ्ता इस्माइल ने नंबर नहीं बनवाए। और ये बात कर रहे थे कि हम खर्चा करेंगे 7500 अरब रुपए का। ये अगर 800 अरब रुपए निकाल दूं तो भी 8700 अरब रुपए से ज़्यादा खर्चा करेंगे। और अगर वो 800 अरब रुपए डाल दूं तो 9500 अरब रुपए का खर्चा करेंगे। कहाँ आप एस्टिमेट कर रहे हैं 7500 अरब रुपए का, कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं 9500 अरब रुपए का। और ये बात करते थे कि पिछली हुकूमत ने कर्ज बहुत छोड़ दिया। जो कर्ज इन्होंने छोड़ा है उसको तो आप छोड़ दें कि जितना लियाकत अली खान से लेकर, जो कल शहबाज साहब ने बात करी कि जितना लियाकत अली खान से लेकर नासिरुल मुल्क तक कर्ज लिया गया है 25,000 अरब रुपया, इनफैक्ट 24,952.9 अरब रुपया, उसका 80% से ज़्यादा इमरान खान ने 4.25 साल में लिया है। वो नंबर आ जाएंगे आपके पास, वो भी मैं रख दूंगा आपके सामने। और फिर ये बात करते थे कि वो कर्ज लिया था इसलिए हमारा डेफिसिट ज़्यादा है, वरना देखो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है, कम है। हम तो प्राइमरी सरप्लस करते हैं, ये कहते थे, झूठ थी, आज तक प्राइमरी सरप्लस नहीं किया। इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइमरी डेफिसिट इनका 900 अरब का होगा। एक्चुअली इनका प्राइमरी डेफिसिट 1650 अरब रुपए की प्रोजेक्शन है। अगेन ये इनकी हुकूमत के अंदर वजारत ख़जाना की प्रोजेक्शन है, 1650 अरब रुपए के प्राइमरी डेफिसिट की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के 5 साल मियां नवाज शरीफ के
हुकूमत के 2013 से 2018, उसके अंदर एवरेज बजट डेफिसिट 1600 अरब से कम था। टोटल डेफिसिट जिसमें इंटरेस्ट रेट भी शामिल था, डेट सर्विसिंग भी शामिल थी, सब चीज़ शामिल थी, जिसमें 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स भी शामिल थे, जिसमें बिक्की बलो की हवेली बहादुर शाह भी शामिल था, जिसमें LNG के प्लांट्स भी शामिल थे। इस सब चीज़ें थी तो 1600 अरब रुपए का माहाना डेफिसिट, सालाना डेफिसिट था औसतन। इस साल सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट इमरान खान की हुकूमत का, जिसमें इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है, सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट 1600 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो PTI करके गई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको अभी निकाल दिया, वरना और मुश्किल हो जाती। पाकिस्तान का तिजारती खसारा भी पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड करेगा, और पाकिस्तान का तिजारती खसारा इस बार 45 अरब डॉलर का होने का है, जो कि रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 75 अरब पे जा रही हैं। 75 अरब की इंपोर्ट्स कर रहे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और ये बात करते थे कि मुस्लिम लीग नून ने करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत छोड़ा CPEC की वजह से और ग्रोथ की वजह से, तो यहाँ पे तो ग्रोथ भी नहीं हुई। और इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमसे ज़्यादा करके आएंगे। हम अगर 19 का छोड़ के गए थे, ये 20 का करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सेकंड हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट मुशर्रफ साहब के आखिरी साल में हुआ था 2007-2008 में, जब 8.1% ऑफ GDP करंट अकाउंट डेफिसिट था, और इस बार ये 6.5% करेंगे, सेकंड हाईएस्ट। उस साल एब्सोल्यूट नंबर में कम था, लेकिन एज परसेंटेज GDP जो था वो 8.1% था। तो ये हुकूमत मुझे छोड़ के जा रही है, हमें छोड़ के जा रही है मसला। एक्सपोर्ट बिल्कुल सही बात है कि 25 अरब रुपए लास्ट ईयर था, जो कि तकरीबन जहाँ पे हम छोड़ के गए थे, उसको 30 अरब रुपए इंशाल्लाह हो जाएगा इस साल। ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी देखिए कि प्राइस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, थैंक यू, 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट जो है वो 50% बढ़ा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितना प्राइस इफेक्ट है और कितना क्वांटिटी इफेक्ट है। और क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा है, लिहाजा करेंसी के ज़खायर कम हो रहे हैं। सिर्फ पिछले माह 500 करोड़ डॉलर की कमी आई है करेंसी के ज़खायर में, बैरून मुल्क की करेंसी के ज़खायर में, ज़र मुबादला के ज़खायर में, सॉरी, 500 करोड़ डॉलर एक महीने में कमी आई है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। I can say without fear of contradiction. From February 4 to from March 4 to end of March, first week of April. हमारे लिए अब इस गिरती हुई ज़खायर को, बैनुल अक़वामी क्या बोलते हैं इसको, ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम देना और उसको बढ़ाना सबसे। ये जो इस वक्त आपको कुछ काफ़ी 100 करोड़ डॉलर में, छोड़े उस नंबर में नहीं जाते, अगले साल आपको 30 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। इस साल भी आपको रिमेनिंग पीरियड के अंदर क्वार्टर में काफ़ी पैसों की ज़रूरत है जो वापस करने हैं। वो हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो हम सब कर लेंगे, आई नो। लेकिन उन चीज़ों के लिए IMF ज़रूरी है। आपने जो लिख के दिया है IMF को, आपने उसके वादे वहीद की तो खिलाफ वर्जी करी, जो लिख के आपने दिए थे एग्रीमेंट, उनकी भी खिलाफ वर्जी करी। कोई ज़रूरत नहीं थी ये एमनेस्टी देने की बिजनेसेस को, कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने बस आखिरी में ये कि चलो जाते जाते अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को भी खुश कर दो, आपने अपने रियल एस्टेट दोस्तों को तो खुश कर दिया था, एक और एमनेस्टी उठा के दे दी। ये इमरान खान जो कि हमेशा एमनेस्टी के खिलाफ बात करते थे, अब उन्होंने एमनेस्टी दे दी। और कमाल ये है कि दुनिया में एमनेस्टी दी जाती है कि आपकी पिछली इनकम जितनी थी उसको आप वाइड कर लें। कोई ये थोड़ी देता है कि अगली इनकम भी वाइड कर लेना। इन्होंने अगली इनकम की वाइड, मतलब रियल एस्टेट की इन्होंने क्या, अगले 2 साल तक आप करते रहे, आप चोरी करते रहे, आपको हमने वाइड कर दिया। तो भाई कहां से पैसे आएंगे फिर? तो मैं अब तो पहले काउंट कर रहा हूं कि वो, मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर वो 200 अरब डॉलर जो आपने लेके आने थे उसमें से कम 50 तो भिजवा दो मुझे, बाकी फिर अल्लाह बड़ा है। मतलब ये लोगों ने ना सिर्फ कोई बात पूरी नहीं करी, लेकिन हर शोबा ज़िंदगी में इन्होंने, शोबा जात में इन्होंने पस्तगी लाए हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे आपसे पेट्रोलियम की और पावर की, लेकिन आज हम ये चाह रहे थे कि आपके सामने कुछ चीज़ें मैं ये रख दूं आपके सामने कि ये क्या हमारे मसाइल हैं।
एक बात और भी करना चाहता हूं कि इन्होंने PSDP भी कम कर दिया, 900 से 700 किया, लेकिन खर्च इन्होंने सिर्फ 450 अरब रुपए किया है, और ये भी फाइनेंस से प्लानिंग में गया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये 500 अरब रुपए की स्पीड पे भी थे। हम कोशिश करेंगे कि PSDP के ऊपर जो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रो फॉरवर्ड है वहाँ पे हम कम करें, और जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप स्लो पैसे दे रहे होते हैं तो वहाँ कर लें। लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल छोड़ के गए खान साहब, बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल PTI छोड़ के गई है, और पिछले 2 महीने से जो इन्होंने सौतेला सलूक किया है हुकूमत पाकिस्तान से, माशियत पाकिस्तान से, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जो महंगाई इन्होंने की है, और महंगाई उनकी कौन सी थी कि SPI जो करती है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, अगर उस 15% या 17% था, तो जो गरीब तरीन 20% पाकिस्तानी है उनके लिए 19% होता था। हमेशा ये हुआ है, कभी भी पाकिस्तान का अगर इमरान खान से पहले दौर देखें तो SPI पहले तबके के लिए, अमीर लोगों के लिए ज़्यादा होती थी, गरीब लोगों के लिए कम होती थी। खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। रूरल इन्फ्लेशन हमेशा कम होता था, अर्बन इन्फ्लेशन ज़्यादा होता था, खान साहब ने ये भी उल्टा कर दिया। फूड इन्फ्लेशन को आम इन्फ्लेशन से ज़्यादा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया। हर जगह इन्होंने गरीब को मारा है और अमीर को आसानी की है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर मेरे दोनों भाई भी आपसे बात करें। मुसद्दिक साहब पहले आप बात कर लें, मैं यूँ कर दूँ या आप करें जैसे आप। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ चंद इजाफी बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर भी चलाते हो और आपका ख़र्चा बढ़ जाए और आमदन कम हो तो मुआशी बदहाली पैदा हो जाती है या आप दिवालिया हो जाते हैं। और अगर आप ये मिफ्ता साहब ने जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं इनको समराइज़ करें तो आपको पता ये चलेगा कि मुल्क की आमदन कम हो गई और मुल्क के ख़र्चे बढ़ गए। किस हद तक बढ़ गए वो उन्होंने आपको बताया है। इस वजह से मुल्क जो है वो मुआशी बदहाली का शिकार हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है इन नंबर्स को रिपीट किए बगैर कि ये मुआशी बदहाली क्यों पैदा हुई। हम ये समझते हैं कि ये मुआशी बदहाली इत्तफाकन नहीं है, या जो कहा जाता है कि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गई, सिर्फ उसकी वजह से नहीं है। ये मुआशी बदहाली हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से है। यानी अगर आप 48 रुपए की चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दें, पाकिस्तानी चीनी 48 रुपए में एक्सपोर्ट कर दें, और फिर बाहर से वही चीनी कुछ महीने के बाद 102 रुपए में इंपोर्ट करें, तो इसका को बैनुल अक़वामी कीमतों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप सस्ता आटा, पाकिस्तानी आटा जो है या वीट गंदम जो है उसको एक्सपोर्ट कर दें और फिर दुगनी कीमत के ऊपर वही गंदम थोड़े महीने के बाद इंपोर्ट करें, तो इसका ताल्लुक़ बैनुल अक़वामी कीमतों से तो नहीं है। अगर आप $4 की LNG ना ख़रीदें और फिर $22 की LNG ख़रीदें और फिर $36 तक भी ना ख़रीद सकें, तो इसका ग्लोबल प्राइसेस से तो कोई इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है। जब आपको मुआहिदा ऑफ़र किया जा रहा था, कई सालों का मुआहिदा ऑफ़र किया जा रहा था, तो $4 में गरीब लोगों के लिए वो LNG ख़रीद लेते, मगर नहीं ख़रीदी। अगर आप 30 अरब की मेट्रो जो लाहौर में बनी, बिल्कुल उतने ही किलोमीटर 29 किलोमीटर्स जितने पेशावर में बनी, अगर आप वो बाद में 102 या 105 अरब की बनाएंगे तो फिर इसका ताल्लुक़ ग्लोबल प्राइसेस से तो नहीं है। तो ये तमाम वो पॉलिसीज़ हैं जिनके नतीजे में हम मुआशी बदहाली का शिकार हुए हैं। चलें जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। अभी एक खबर शामिल करते हैं। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू से मुलाकात की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, लईक़ुर रहमान हमें बताएंगे। बताइएगा लईक। अच्छा, हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे लईक़ुर रहमान को, लेकिन हुआ ये है कि अहम तरीन मुलाकात हुई है काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं उनकी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से, और मुलाकात में दोनों मुअज़्ज़िज़ीन ने पेशा वराना और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। और ऐसे में जो काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा और साथ ही साथ एयर चीफ मार्शल के दरमियान किन उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, लईक़ुर रहमान बताएंगे। जी, इस मुलाकात में पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के तबादला ख्याल किया गया। पेशा वराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री में जो पाक फ़िज़ाइया ने खुद इंसारी हासिल की है उसकी तारीफ की काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा ने,
इस मौके पर पाकिस्तान के सरबराह का ये कहना था कि पाकिस्तान और कजाकिस्तान के मबैन देरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ता कायम है। तर्जुमान का ये कहना है कि सरबराह पाकिस्तान का दोनों बरादर मुमालिक की फ़िज़ाई अफवाज के मबैन तल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने की अज़्म का भी अदा किया गया और एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादे का भी अंदिया दिया गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अलैकुर रहमान। चलें जी, भी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जरूरी है। वेलकम जी आयानू और पखैर रागले, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। और हम अब बात करने जा रहे हैं महंगाई के तूफान की, इन्फ्लेशन की, जिनको बंद करने की कोशिशें होनी चाहिए। किस हद तक हो रही हैं या नहीं हो रही है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई फ्रूट इतना महंगा, और आप खाती हैं इफ्तार में? अच्छा, वैसे एक चीज है, इफ्तार पहले में ये बताएं, खाती हैं? खाती हूँ, क्यों नहीं खाती, फ्रूट चाट खाती हूँ। कहाँ से आ रहा है ये फ्रूट, इतना महंगा फ्रूट? नहीं, मैं क्वांटिटी कम होती है, इतना ज्यादा नहीं खा रही कि भाई बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा, बात ये है, हर रमजान में हम ये देखते आए हैं कि महंगाई जो है वो, हमेशा हम इस पर बात करते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। हर रमजान में मुनाफाखोर जो है वो दोनों हाथों से लूट रहे होते हैं। खास तौर पे फल फ्रूट्स वाली दुकान पर आप चले जाएं, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। उसके अलावा जो आइटम्स हम देखते हैं कि दस्तरखान का हिस्सा होते हैं, इफ्तार दस्तरखान का, उन सबको महंगा कर दिया जाता है। लेकिन इस बार सिचुएशन इसलिए ज्यादा तबाही फिरी कि वो जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया, जिसमें हमने देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट को डिसलॉज करने के लिए ऑपोजिशन जो थी वो काफी मुतहरिक होगी, वो अपनी गवर्नमेंट बचाने के चक्करों में लग गई। दर्जन हुए थे, लेकिन किसी ने डिसलॉज कर रहे थे उस वक्त, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन किसी ने महंगाई पर तवज्जो नहीं दी, किसी ने ये नहीं देखा कि रमजान आ गया, आवाम को भी थोड़ा सा रिलीफ देते हैं। सब अपने अपने कामों में लगे रहे और इंतजामिया दोनों हाथों से लूटती रही। सिचुएशन ये है कि जनाब, जो 70 से 80 रुपए दर्जन केले दस्तयाब होते थे वो 200 रुपए दर्जन से ऊपर चले गए। अच्छा, जो तरबूज जो है वो 40 रुपए किलो में मिलता था, वो अब चला गया 100 रुपए में, 120 रुपए में। खरबूजा जो कि 70 रुपए 60 रुपए किलो दस्तयाब होता था, वो है जनाब 150-160 रुपए में। और ये किसी पॉश एरिया की शॉप्स की बात नहीं कर रहा, ये ठेलों की बातें कर रहा हूँ, ठेलों में भी, और ऐसे इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जो सस्ते तस्वर किए जाते थे वहाँ पर भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक तो चीज़ें महंगी है, दूसरा प्राइस कंट्रोल कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही प्राइस कंट्रोल कोई नहीं है। अच्छा, क्या सिचुएशन है लाहौर की? हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यार मोहम्मद, ये कहेगा इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर सब्जी और जो फ्रूट्स हैं ख़ास तौर पर, उनकी क्या कीमतें चल रही हैं? बिल्कुल, नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन पंजाब की जो सियासत है उसकी अभी तक सूरत हाल वाज़े नहीं हुई कि कौन अगला वज़ीर आला पंजाब होगा, जिसकी वजह से सियासी अदम इस्तेकाम होने की वजह से जो मार्केट में यहाँ पे जो कीमतें हैं, ख़ुसूसी तौर पे देखा गया कि जो फल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ना ही कोई ज़िला इंतज़ामिया का यहाँ पे नुमाइंदा नज़र आ रहा है और ना ही जो कमेटियाँ बनाई गई थी प्राइस कंट्रोल, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। रमज़ान मुबारक से कबल जो खरबूजे की कीमत थी वो 80 रुपये किलो थी, इस वक्त 100 से 120 के दरमियान खरबूजा फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह केले की जो फ़ी दर्जन कीमत थी वो 80 रुपये थी, अब वो 150 तक पहुँच चुकी है। इसी तरह दीगर जो फल की कीमतें हैं वो भी इंतहाई ज़्यादा जो ऊपर चली गई हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पंजाब में जूं की तूं है। अभी तक किसी को नहीं पता कि अगला वज़ीर आला कौन मुंतखब होगा, जिसकी वजह से जो कमेटी कायम की गई थी उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई नहीं है। दूसरी जानिब शहरियों से हमारी बात हुई है जिनका कहना है कि रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा फासले पे हैं, उनके घरों के करीब नहीं है। जिस रमज़ान बाज़ार में जाते हैं वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं होती। क्वालिटी जो बेहतर है वो इन रेडी बानों के पास या जो दुकानें यहाँ पे कायम है फ्रूट की, वहाँ पे कुछ बेहतर है, लेकिन वहाँ पे जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पहले अशरे के बाद ये रवायत है या आम तौर पे देखा जा सकता है कि कीमतें नीचे आती हैं, लेकिन अभी तक कीमतें जूं की तूं हैं और मज़ीद बढ़ती ही जा रही हैं। जी अच्छा जी, ये तो हमले किए जा रहे हैं एक तरह से, और समझें कि डाके मारे जा रहे हैं। लाहौर की सिचुएशन आपने देख ली, कराची में क्या सूरत हाल है ये ज़रा जानते हैं, क्योंकि शहर कायद सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का और यहाँ पर वैसे तो गरीब परवर शहर कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूट रहे, क्या कोई पूछ रहा है, कोई पुरसाने हाल है? अंजुम अब्दुल वहाब बताएंगे। माह रमज़ान में फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा आम बात हो चुकी है। शहरी भी अब आदी हो चुके हैं कि कीमतों में इजाफा रमज़ान में लाजमी कर दिया जाता है। ज़ख़ीरा माफिया, मुनाफा माफिया सरगर्म हो जाती है। इंतज़ामिया
माह रमज़ान में भी उससे कबल भी फहरिस्तें जारी करती है, लेकिन फहरिस्तों पर अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आता। किसी ठेले, किसी दुकान, किसी जगह भी कोई फहरिस्त आवेज़ा नहीं होती है। माह रमज़ान से कबल खरबूजा जो 30-40 रुपये में आम बिक रहा था, इस वक्त 80 से 120 रुपये फ़ी किलो हुआ है। गुलाची फल 30-40 रुपये रेट था उसका रमज़ान से कबल, वो भी 120 से 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। केले 40 से 50 रुपये फ़ी दर्जन मिलते थे, जो 150-200 रुपये तक पहुँचे हुए हैं। यही सूरत हाल सेब में भी देखी जा सकती है। मुख्तलिफ़ इक़साम के सेब हैं, कोई हरा सेब, कोई लाल सेब, कोई पीला सेब कह के देता है। नाम तो इनके मुख्तलिफ होते हैं, गोल्डन, कोल्लू वगैरह, लेकिन अब ये हरे और लाल सेब की एक नया नाम दे दिया गया कि हरा सेब जो है वो 150 से 200 रुपये और जो लाल सेब है वो 300 से 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। और माह रमज़ान से कबल ये सेब 80 रुपये से 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जाता है। यही हाल खजूर का है, जो 150-200 रुपये फ़ी किलो खजूर मिलती थी वो इस वक्त 200 रुपये से लेके और इसकी कीमत 800-1000 रुपये, और जो गैर ममालिक से सऊदीया या इराक़ और ईरान से आती है उनकी कीमतें तो 2,500-3,000 3,500 रुपये फ़ी किलो हो चुकी हैं। और इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कौन होगा? सियासी जमातें हुकूमतों के जोड़ तोड़ में लगी रहीं, किसी को आवाम की परवाह नहीं। आवाम किसी ना किसी तरह अपनी जेब के ऊपर बोझ डालकर 1 पाव से लेके 1 किलो तक कोई भी फल खरीद कर घर ले जाते हैं कि रोज़ा खोलेंगे, बच्चे घर में इंतज़ार कर रहे होते हैं और अफ्तार के ऊपर इसका इस्तेमाल हो जाए। लो जी, तो सुन लिया आपने कि अंजुम अब्दुल वहाब भाई ने भी बता दिया कि भाई कोई पूछने वाला नहीं है, और आर्टिकल वाइज उन्होंने बताया, यानी कि एक एक आइटम जो है वो क्या क्या उसके रेट्स हैं भाई, कैसे लोग अफोर्ड करें। आप सोचें कि जिसकी अभी सैलरी भी बढ़ाने की बात की है कि जिसकी 25,000 भी कर दी होगी, वो कहाँ से क्या मतलब एक सेब लेके जाएगा, एक केला लेके जाएगा घर पे, क्या करेंगे? वही बात कर रहे हैं कि काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है, और हमारी कोशिश ये होती है कि इफ्तार में हम सबको ही मालूम है कि हम हेल्दी आइटम्स हमें खाने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने रोज़ा रखा हो तो उसकी वजह से वीकनेस तो होती है, तो कोशिश ये होती है कि अच्छा खाएं और हेल्दी खाएं, लेकिन हेल्दी मिले तो फिर ना, अगर मिल जाए थोड़े सस्ते में तो उसकी क्वालिटी आपके सामने है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। बिल्कुल, और महंगाई का जो तूफान आया, मैं यही अर्ज कर रहा था कि एक तो ये हुआ ना कि अभी हुकूमत गिराने बनाने में, लेकिन उससे पहले भी तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा था कि अंडे किस रेट पे गए, चिकन किस रेट पे गया, नई नई तारीखें रकम हो रही थी महंगाई के। वो चीनी किस रेट पे गई थी, अच्छा चीनी तो फिर महंगी हो गई है अचानक। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम में नोटिस लें, आई एम श्योर कि वो लेंगे नोटिस, क्योंकि 8 से 9 रुपए कहा जा रहा है कि वो बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं रमज़ान में हमारी हर इंसान ये सोचता है जिसका वेट थोड़ा सा बढ़ा होता है, या जो जिसको लगता है कि मैं मोटापे का शिकार हो रहा हूँ, या शायद मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो वो ये कोशिश करता है जी रमज़ान आ गया है तो अब मैंने वेट रिड्यूस करना है। लो तो हो गया ना, अभी हमने क्या बताया, चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, अभी हमने आपको हल बता दिया। अच्छा, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते, वो ये कोशिश उनकी कोशिश तो होती है कि वेट कम हो जाए, लेकिन जब खाने पीने पे बात आती है तो जनाब वो हर तरह से इफ्तार में हर चीज़ जो है जो अवेलेबल है खानी, और पूरी प्लेट मकानी है। मतलब सारा कुछ ख़त्म भी करना है, पकोड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, खजूर खाई जा रही है, उसके अलावा सारे तरह तरह के आइटम्स, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, तो आपको पता है एक खजूर काफ़ी होती है, उसके बाद फिर आप 2 खा लें, 3 खा लें, उसके बाद पकौड़े भी खा रहे हैं, समोसे भी खा रहे हैं, फ्रूट चाट भी आप खा रहे हैं, फ्रूट्स भी आप खा रहे हैं, तरह तरह के मशरूबात भी पी रहे हैं, और फिर खाना भी खा रहे हैं, और फिर जब तक सहरी नहीं होगी तब तक खाने का सेशन चलता रहेगा, वेट तो बढ़ जाएगा ना। बस कर दो किस तरीके से हम मैनेज करेंगे कि भाई बात ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ, असल चीज़ ये है कि पूरी ज़ाहिर के इफ्तार की जब हम दस्तरखान की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें आइटम्स आ जाते हैं जिनका बड़ा तफसीलन तज़किरा किया आमना खटाना ने, लेकिन क्या किया जाए, गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अरीज, जो कि वैसे भी हमारे प्रोग्राम्स की ज़ीनत बनती रहती हैं। तो शाम रमज़ान में आपका खैर मकदम है अरीज भाई, बताएं कि अब ज़ाहिर इफ्तार का टाइम है, एक तो महंगाई का तो हमने पैटर्न बता दिया कि बहुत ज़्यादा हो गई है, वैसे ही लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, अब दस्तरखान पे फिर भी किसी तरह मैनेज करके चीज़ें लाते हैं, इफ्तार होता है, कैसे हाथ रोकें, क्या करें, व्हाट गोज रॉन्ग? देखो, वेट, जब आप वेट के बारे में बात करते हो ना, तो वेट लूज करने के साथ साथ आपको जो है ना ये अपने लाइफस्टाइल बनाना ही ये कि आप हेल्दी ईटिंग की तरफ आ जाओ। अच्छा। तो रमज़ान इज़ अ वेरी बेस्ट टाइम जब आप कर सकते हो ये सारा कुछ। उसमें ये कि आपके पास क्योंकि इतना लंबा फास्टिंग होता है तो वैसे ही इतना गैप आ जाता है, आपकी बॉडी जो है वो फैट सेल ब्रेक डाउन करना शुरू करती है। अब इफ्तार की टेबल पे जब हम बैठते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है, वही बात है कि हम सब कुछ खा लेते हैं पहले। तो अगर आप एक खजूर खाएं, अपना शरबत
जो भी आपने लेना है वो लें। उसमें कोशिश करें कि आप नॉन शुगरी जो ड्रिंक्स होती हैं वो लें। जो रंग बिरंगे शरबत आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, वो ना लें। आप नेचुरल फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। आप खजूर का है, आप जो का सत्तू बना सकते हैं, उसमें थोड़ा शक्कर डाल दें, बहुत अच्छा है। और तुखमलंगा ऐड कर लें, इतनी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनती है इस गर्मी में, वैसी बहुत अच्छी, हाइड्रेटिंग भी है, फाइबर कंटेंट भी, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम तो आप वो ले सकते हैं। दूसरा, आप आजकल जैसे मैंने जब स्ट्रॉबेरी ज़्यादा सीजन में थी तो मैंने कहा था अपने क्लाइंट्स को कि आप फ्रीज़ कर लो सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ की स्मूदी बनाओ, उसमें दही भी चला जाएगा, दूध भी आ जाएगा, उसमें नेचुरली फ्रूट भी आ जाएगा। अगर आपको मीठा ऐड करना है, थोड़ा सा हनी ऐड कर ले। कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई बहुत वेट कॉन्शियस हो रहा है, वो ना ऐड करें और आप ये करें। और फ्रूट, जहाँ तक अब इतने महंगे फ्रूट्स हैं ना, तो मैं तो वैसे ही हर पेशेंट को कहती हूँ कि फ्रूट चाट ना खाएं, एक फ्रूट खाएं। हाँ, क्योंकि उनके साइड अपने आपस में अलग वो भी होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर फ्रूट का डिफरेंट है ना, तो वो जब आप एक सारे सब कुछ खाते हैं तो क्या होता है कि फ्रूट्स की जो ब्रेक डाउन होती है आपकी बॉडी, इंसुलिन जो है वो स्पाइक कितनी देगी, वो पर कन्फ्यूजन में डाल देते हैं आप। और फिर अच्छा खासा वो फ्रुक्टोज जो है वो शुगर, फ्रूट शुगर है, वो बहुत ज़्यादा आप ले लेते हैं। तो अगर आप एक फ्रूट खाएंगे, एक तो आप क्वांटिटी उसकी एक फ्रूट खाएं, सुन लें, बिल्कुल एक फ्रूट। अच्छा, और इसके अलावा चीनी नहीं लेनी, तो आपकी चीनी की भी कॉस्ट कम हो जाएगी। आप पकोड़े, समोसे, रोल, ये चीज़ें टेबल पे ना रखें। एक फ्राइड आइटम एक दिन में। आप अगर डेली ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं ना, और फिर दिल चाहता है कि सब खा लें, तो वो नहीं कंट्रोल होता है। तो सबसे बेस्ट है खजूर खाई, शरबत पिया, नमाज पढ़ के आए, आपकी ब्रेन को सिग्नल मिल गया कि आपने कुछ खा लिया है, तो आपकी एपेटाइट ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है। और फिर आप जब इफ्तार की टेबल पे आए तो एक फ्राइड आइटम होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट रखें उसमें, कि आप जैसे फ्राइड चिकन बनाना चाहते हैं बना लें, चरगा बनाना चाहते हैं, हेल्दी सैंडविचेस की तरफ आ सकते हैं आप, कबाब वाले ऑप्शंस हैं आपके पास। अच्छा, ये रमज़ान में जो लोग डाइट करना चाहते हैं, यही बात आ गई कि वेट लूज़ करने के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं कि चलो डाइट को भी कंटिन्यू करें रमज़ान में, वो कैसा रहता है? देखो, डाइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, और आप बहुत अच्छे तरीके से डाइट कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग सोचते हैं कि हमने सहरी करके पूरा रोज़ा रखना है, तो सहरी में भी जितना कुछ खा सकते हैं खा लें। हालांकि कितना कुछ खाने की बात नहीं होती। आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने होते हैं जो आपको फिलिंग इफेक्ट दें। जैसे आप अगर दलिया लोगे, या आप जौ के आटे की रोटी ले लो, या बाजरे के आटे की रोटी ले लो, या बेसन की रोटी ले लो, वो देर तक आपको जो है सस्टेन रखेगी। तो आप ये हो गया कि आपने ये अच्छा चीज़ ले ली, आपको फिलिंग भी हो गई, प्यास भी कम लगेगी। अच्छा, लेकिन प्रोटीन आप कह रही हैं कि प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है, यानी कि गोश्त या इस तरह की चीज़ें। प्रोटीन में एग्स हैं, ठीक है, आप प्रोटीन में गोश्त ले सकते हैं, आप कबाब ले सकते हैं, आप कीमा बना के ले सकते हैं, वो आप सहर में भी ले सकते हैं, इफ्तार में भी ले सकते हैं। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब आप प्रोटीन लेते हैं ना, तो प्रोटीन आपको मसल आपके बिल्ड करती है, एकदम से आपकी इंसुलिन की स्पाइक्स नहीं आती। आप, हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, जब इंसुलिन की स्पाइक आएगी, जब हम मीठा ज़्यादा खाते हैं तो यही होता है, वो एक स्पाइक आती है, वो वापस नीचे डिप होती है, तो हमें फिर दोबारा भूख लग जाती है, तो हम फिर गलत चीज़ खा लेते हैं। सही। अच्छा, यानी कि वो ये बड़ी अच्छी बात है कि फ्रूट चाट आपने खाई, स्पाइक आई, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर भूख का वो दौरा। आप एक फ्रूट लें और अच्छा फ्रूट लें, जैसे सेब है वो आप ले लें, वो आप इस टाइप के वाटरमेलन आजकल आया हुआ है, इतना अच्छा तरबूज है, वो लें, वो फिलिंग भी बहुत हो जाता है, उसमें वाटर कंटेंट भी बहुत अच्छा है, उसका शरबत बना के ले लें तो आप। और इसी तरह सहरी में भी मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की जो बात कर रही हूँ ना, वो आपको यही होता है कि उसमें आपकी स्पाइक्स नहीं आती। कॉम्प्लेक्स कार्ब हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। आप दलिया ले लें, ओट्स का ले लें, जौ का ले लें, कोई भी। अच्छा, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं गर्मी बहुत बढ़ती चली जा रही है, फिर रमज़ान भी है, रमज़ान में लोग इफ्तारी खा लेते हैं और उसके बाद ज़्यादा खाने के बाद वो कोशिश करते हैं जी ग्रीन टी पीकर हम बैलेंस कर दें, तो उससे कुछ बैलेंस। देखो, ग्रीन टी जो है ना, वो कोई जादू नहीं है। ग्रीन टी ठीक है, वो आपका थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ाती है, कैफीन जितनी भी होगी वो आपका हार्ट रेट बढ़ाएगी, लेकिन वो आपका फैट उस तरीके से बर्न नहीं करेगी। वो डाइजेशन में हेल्प कर सकती है, एड कर सकती है, लेकिन आप घर पे भी बना सकते हैं, उसका मसला नहीं। लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा फैट लिया है, तली हुई चीज़ें खाई हैं, वो जाके अल्टीमेटली स्टोर ही होनी, या तो आप उसको बर्न आउट करें या फिर उस पर कंट्रोल रखें। तो ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आप एयर फ्रायर आजकल आया हुआ है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक फ्राइड आइटम के साथ आप हेल्दी ऑप्शन ज़्यादा रखें। जैसे मैंने कहा सैंडविचेस रख लें, आप कोई चरगा बना लें। अगर आपने सालन रोटी या कोई खाना, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही कुछ ना खाएं, तो आपने अगर कोई अपनी मर्जी की चीज़ लेनी है तो आप डायरेक्ट फिर डिनर उसी में रखें। इफ्तार के बाद भी, जैसे तरावी के बाद लोग आते हैं कहते हैं हमें भूख लग जाती है, हम डिनर बाद में करते हैं, उस वक्त डिनर ना करें, उस वक्त आप हेल्दी नट्स ले लें, कोई दूध का ग्लास ले लिया, कोई आप इस तरह के ऑप्शन, ताकि थोड़ा सा एक सहर से इफ्तार के दरमियान एक वक्फा भी प्रॉपर
स्टमक को आप देना अपने, तो वो जो इफ्तार से लेकर जो फजर का टाइम होता है उसमें आप इतना उसको ओवरलोड कर देते हैं कि सारी डाइजेशन खराब हो जाती है। एसिडिटी, पानी के जग पी रहे होते हैं वो पानी, देखिए पानी आपने जो है ना, पानी अगर आप शहर में 2 ग्लास भी पीते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे डालते हैं और उसको तरीके से पीते हैं तो वो आपका यूटिलाइज हो जाएगा। उसके साथ मसालों वाली, मिर्च मसालों की चीज़ें, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, दही, लस्सी, इलायची बना डालना उसके अंदर बहुत अच्छा है। मिंट डालना थोड़ा सा, प्यास नहीं लगेगी। जबरदस्त। इलायची से भी ये इफेक्ट है उसका कि प्यास? इलायची जो है ना नेचुरली आपका थर्स्ट रोकती है, अच्छा, उसको हेल्प करती है कि आपकी वाटर रिटेन करती है। और जितनी चाय कॉफ़ी है ये आपको क्योंकि डायोरेटिक होती हैं तो वो आपको डिहाइड्रेट करती है। ओके ओके चलें जी, इन जो मशवरे उन्होंने दिए डॉक्टर अरीज साहिबा ने, इन पे आप अमल करें, इनकी तरह फ्रेश भी दिखेंगे, इनकी तरह फिट भी रहेंगे रमजान, और आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। पानी पीते हैं ना वो ना पिया करें, क्योंकि इंसान में और ऊंट में फ़र्क होता है, आप पानी स्टोर नहीं कर सकते। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरीज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर ग़िज़ाइयत। और अब हम क्या करने जा रहे हैं जनाब? ये गुड़ के शरबत की बात करने जा रहे हैं। भाई गुड़ का शरबत वैसे तो उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा खासा होगा, लेकिन बात यह है कि क्या अफ्तार के टाइम पे अगर अवेलेबल हो तो कैसे उससे दूर रहा जा सकता है। हाँ, और वैसे नेचुरल है ना। I've tried it, क्योंकि यहाँ पर करीब में अतराफ में मिलता है, दस्तयाब होता है, और अफ्तार के टाइम में क्या ही ऐसा लगता है, एक नशा सा तारी हो जाता है जब आप इसकी मजीद क्या खास बात है ये बताइए। बनारस के इलाके में दस्तयाब भी है। चांद नवाब की रिपोर्ट पे देखते हैं। गर्मी को भगाना हो या प्यास बुझाना हो तो सोडा ड्रिंक छोड़ें, अफ्तार में इस्तेमाल करें गुड़ का शरबत। जी हाँ, कराची वालों ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद अफ्तार में खुसूसी तौर पर तैयार करदा गुड़ के शरबत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसमें कोई सावी मिलावट नहीं होता, स्टीन वगैरह, और अफ्तार में जो पीने में बड़ा फायदा होता है, सुकून मिलता है। ये गुड़ का शरबत इस्तेमाल करना चाहिए, गर्मियों का मौसम भी है और रमजान के लिहाज से बहुत फायदेमंद भी है, और अगर अफ्तार में आप लोग इस्तेमाल करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। दुकानदार कहते हैं कि रमजान में गुड़ के मशरूब का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है। रमजान के लिए ये पैकेज है, ये 100 रुपए के एक तेली है, 6 गिलास शरबत है, इसमें 20 रुपए के 1 गिलास है, लेकिन 6 गिलास 100 रुपए में देते। ये रमजान की बरकत है, कोई कमाई नहीं है। अफ्तार और सहरी में गुड़ का शरबत पीने से तवानाई हासिल होती है। माहिरीन कहते हैं कि माह रमजान में गुड़ का शरबत पीने से जिस्म की तपिश कम हो जाती है और लू लगने का खतरा भी टल जाता है। अफ्तार में गुड़ का शरबत सेहत के लिए मुफीद भी और तवाना बख्श भी। कैमरामैन शाहिद ईरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। चले जी, चांद नवाब ने भी बता दिया कि बड़ा मुफीद है ये इफ्तार में। मशवरा दे देते ले आए भाई आते। हाँ जी, आते हुए मशवरा दे रहे हैं तो फिर लेते हुए आए। और अशफाक तो अक्सर रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं, लेकिन आया नहीं कभी। कोई संजीदा नहीं लेता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, अब हम शाम रमज़ान में हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ आपको खाने के बारे में बताया ना जाए, बल्कि खाना सिखाया भी जाए कि खाना बनाना कैसे है। तो आज हल्की फुल्की, अब वो कहते हैं आजमूदा रेसिपीज जो कि झटपट बन जाती है। तो आज हम जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है चिकन चंक पकौड़ा। मुलाहिजा करें। आज की हमारी रेसिपी है चिकन चंक पकौड़ा। बेसन 1 कप, कॉर्नफ्लोर 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1/4 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1/4 चम्मच, नमक हस्बे जायका, पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच, भुना हुआ जीरा 1/2 टीस्पून और पानी 1 कप। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन बोनलेस क्यूब्स 250 ग्राम, अब हम इसको हल्की आंच में फ्राई करेंगे। गार्निशिंग के लिए बारीक कटी हुई प्याज, कटा हुआ धनिया, चाट मसाला। लीजिए, आपका चिकन चंक पकौड़ा तैयार है। वाह जी वाह, आई एम श्योर कि आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे और ये टेस्ट में अच्छे होंगे, लेकिन बात वही है कि क्वांटिटी थोड़ी हल्की रखिएगा, अपना पेट समझ के खाइएगा। ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक इन शाम रमज़ान। और अब हम बात करने लगे हैं सेहत के क्या मसाइल जो हमें लाहक होते हैं उनके हवाले से। एक बीमारी है जनाब, आसाबी बीमारी है और पार्किंसंस इसका नाम है। इसको उर्दू ज़बान में ये कहा जाता है राशा बोला जाता है एग्जैक्टली ना? अच्छा, तो अब इस बीमारी में होता ये है कि हमारे हाथ जो हैं वो कांपना शुरू कर देते हैं, आज़ाद सुन होना शुरू हो जाते हैं, तवाज़ुन कायम नहीं रहता। और ये भी कहा जाता है कि जनाब इससे नींद की ख़राबी और डिप्रेशन भी लाहक हो जाता है। क्या रीज़न है इसकी बीमारी की, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, आज इस हवाले से हम बात बिल्कुल जी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा खैरात रिजवी साहब, साबिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो ट्रामा GPMC। सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये सबसे पहले बताएं कि ये राशा पार्किंसंस की वजह से ये होता है या और भी इसके रीजंस होते हैं? देखिए, पार्किंसम एक डिजीज़ का नाम है, ठीक है। ट्रमर्स, राशा, वो कई वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। और अगर हम अपने आप को पार्किंसम पे रखें तो उसके अंदर ये होता है कि ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ से डोपामिन सिक्रीट होता है, ठीक है। और ओल्ड एज की वजह से वो स्ट्रक्चर्स अगर डैमेज होते हैं तो वहाँ से डोपामिन सिक्रेशन अफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से बॉडी की कोऑर्डिनेशन, ट्रेमर्स, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, लेथार्जी, स्पीच स्लर्ड हो जाती है, बोलने का जैसे कि बोल नहीं पाते प्रॉपरली, और वो स्लोली ग्रेजुअली डिटीरिएशन की तरफ जाता है। यानी कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर पेशेंट इज अनेबल टू फॉलो बॉक्सिंग। लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली इसकी मिसाल थे कि अपने बॉक्सिंग की वजह से कहा जाता था कि उनको वो पार्किंसंस का मर्ज लाहक हो गया था और उनकी स्पीच काफ़ी मुतासिर हुई थी, चलना फिरना भी। अनफॉर्चुनेटली वो तो बहुत यंग एज की थी, बट यूजुअली ये जो है अबव कहते हैं 55 to 60 ईयर्स है, एंड अगेन मेल्स आर डोमिनेंट। अच्छा, फीमेल्स यहाँ पे भी बच जाती हैं बिकॉज उनका हार्ट के बाद इसमें भी वो बच जाती हैं। ब्रेन की जो यूटिलाइजेशन जो है मेल की ज़्यादा है। अच्छा, ओवरऑल अगर आप इंटरनेशनल कहीं भी देखें तो एक जो मेल की पार्टिसिपेशन है थॉट्स के अंदर, थिंकिंग के अंदर, वो ज़्यादा है। यानी कि मर्द हजरात अपना दिमाग ऑटोमेटिकली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वजूहात क्या है इस बीमारी की? देखिए, वजूहात अनफॉर्चुनेटली स्टिल अननोन, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी वजह यह है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा जो एरिया है वहाँ से सिक्रेशन ऑफ डोपामिन कम हो जाता है, एंड जिसकी वजह से ये सब कुछ हो जाता है उसको। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इसकी डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल है। अच्छा, मतलब हम इसमें बहुत सारे ट्रमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम डायग्नोस करना मुश्किल होता है अगर अर्ली स्टेज पे आते हैं, तो उसको फिर हम ट्रीटमेंट से उसकी डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, कि सर्टेन मेडिसिन अगर उसमें दी जाए तो हाँ, दिस इज पार्किंसम। सर लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अब जबकि ज़माना इस कदर तरक्की कर गया है, आप देखें तरह तरह की मशीन्स, CT मशीन और उसके बाद MRI और न जाने कौन कौन से अल्ट्रासाउंड और इमेजिंग, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी। ऐसे में फिर इसको जांच ना पाना, इसकी क्या वजूहात आपको दिखाई देती हैं? देखिए जी, इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट के बाद इसमें अभी भी एक एजम्पशन है कि दिस इज़ समवेयर रिलेटेड टू द ब्रेन एट्रोफी। अच्छा, लेकिन स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अनक्लियर, एंड इट इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक ये भी है। तो अभी उस सूरत को, हाल को, अब इसमें यह है कि अगर हम जब वी गो फॉर द इमेजिंग, अगर इमेजिंग हमें नॉर्मल मिल रही है, कोई और रीज़न नहीं मिल रहा हमें इस चीज़ का, तो अब एक फंक्शनल न्यूरोसर्जरी का एक एरा शुरू हुआ है जिसमें कि हम एक इम्प्लांट लगाते हैं ब्रेन के अंदर जो कि इन ट्रेमर्स को कंट्रोल करता है। वो अब ये कि ऑल्दो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, जो कि पाकिस्तान के अंदर कराची में भी और लाहौर में और आई थिंक इस्लामाबाद में भी शुरू हो गया है। तो उसकी वजह से पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंच रहा है इसके अंदर। लेकिन सर एक चीज़ बताइएगा, आपने कहा कि पार्किंसंस के अलावा भी और भी बहुत से रीजंस होते हैं ट्रेमर्स के, वो ज़रा अगर मुख्तसर बयान कर दीजिए। कुछ तो ड्रग इंड्यूस होते हैं मेनली। अच्छा, कुछ आपकी बॉडी की लेट से कि कमज़ोरी की वजह से होते हैं, कुछ लोग ड्रग ज़्यादा लेने की वजह से होते हैं, और कुछ ओवरवर्कड हो जाता है आदमी। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप यू स्टार्ट फीलिंग, कुछ लोग गुस्से में, वो अलग है। वो भी एक उसका एक एलिमेंट है कि जिसकी वजह से हो जाता है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिमर्स और राशा जैसे। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट के हवाले से बस थोड़ा सा देखिए, ट्रीटमेंट का मैंने जैसे आपसे कहा कि इसका मेडिकेशन ट्रीटमेंट है। ठीक है। अगर अंडरलाइंग पैथोलॉजी आपका मेडिकेशन में, जैसे मैंने कहा कि हम ड्रग देते हैं, सबसे पहले वी स्टार्ट विद द एंटी पार्किंसंस, उसको देते हैं। अगर उससे कंट्रोल में आ रहा है तो देन उसको हम लेबल कर देते हैं तो ये कि पार्किंसंस डिजीज़ है ये। और अगर उसमें उसके अफेक्ट रहा तो फिर आज के ज़माने में जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर डेवलपमेंट ऑफ सम न्यू टेक्निक्स
इसकी वजह से हम इम्प्लांट लगाते हैं ब्रेन के अंदर, विद स्मॉल प्रोसीजर, इसकी वजह से। और जेनेटिक डिसऑर्डर है ये? यस, वी कैन। ठीक है, ओके जी। प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा खैरात रिजवी साहब, आपने हमें शो में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस बीमारी पर हमने कोशिश की कि प्रॉपर इस पर थॉरोली जितनी गुफ्तगू हो सकती थी वो हमने की। और बात यह है कि इसमें असल चीज़ ये है कि आप वर्जिश तो वैसे भी आपको करनी चाहिए, और ज़ाहिर है मेडिकेशन, और जब इनिशियल सिम्टम्स आ जाए ना, जब मर्ज़ एडवांस बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। इनिशियल सिम्टम्स में इसे रोक लिया जाए तो ये इससे बेहतर और कुछ नहीं होता जी। अच्छा जी, अब हम ज़रा बात करने जा रहे हैं जनाब एक ऐसी घरेलू खातून की जो कि जनाब CSS ऑफिसर हैं। जैसे इमेजिन कि एक आप अपना घर भी संभाल रही हैं, उसके साथ साथ जनाब आप CSS का भी एग्ज़ाम कर रहे हैं। अच्छा, पेशावर की आयशा एहतशाम एक ऐसी अफसर हैं जिनकी शादी जो है वो मैट्रिक करते ही 17 साल की उम्र में हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने तालीम का सिलसिला जारी रखा, मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, और फिर CSS की तैयारी भी की। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा एहतशाम। आयशा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम में। ये कहिएगा किस तरह से आपने CSS का जर्नी स्टार्ट किया, क्योंकि घर में सारे तमाम जिम्मेदारियां साथ साथ निभाना और उसके साथ एक इतना मुश्किल इम्तिहान पास करना, इस हवाले से शेयर कीजिएगा। घरेलू खातून होने के साथ साथ CSS करने का अज़म जो है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन अगर मैं उसको मुख्तसर अल्फाज में बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि मेरी शादी हो गई थी छोटी उम्र में, लेकिन मैं हमेशा से वालिदैन ने मुझ पर इतना भरोसा, इतना प्यार दिया, और हमेशा उनके प्यार की वजह से लगा कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो उनका नाम रोशन करना है। छोटी उम्र में शादी हो गई तो लगा कि शायद अब करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से अच्छे मौके मिले, अच्छे इन-लॉज़ मिले, जो जहाँ पे तालीम को अहमियत दी जाती थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की कि मैं तालीम हासिल करूँ। फिर मेरी जो वालदा हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमेशा जब भी मैं कमज़ोर हुई या मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने मेरी हर मोड़ पे मुझे मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कमज़ोर होने से हमेशा रोका, और हमेशा कहा कि मेरी जो बच्चियां हैं वो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती। तो जाहिर है उनका बहुत बड़ा रोल मॉडल थी वो मेरे लिए, क्योंकि हमेशा जब वो मुझे एक मजबूत खातून नज़र आती थी जो कि कहती थी कि मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। फिर मेरे अंदर CSS करने का अज़म इसीलिए पैदा हुआ। ये ज़रा बता दीजिएगा, अपने ज़ाहिर है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा किया तो आप कामयाब रही, तो जब 2 दफ़ा आप इससे पहले कामयाब नहीं हो सकी थी तो दिल टूटा होगा। आपको ये यकीन था इस चीज़ का कि आप तीसरी दफ़ा क्लियर कर पाएंगी? देखिए जी, ये बात तो बहुत नेचुरल है कि जब आप 2 दफ़ा फ़ेल होते हैं या आप नहीं पास कर पाते तो आपका हौसला भी टूटता है, आपको ऐसा भी लगता है कि शायद अभी चीज़ ना हो सके। लेकिन एक चीज़ है कि हमेशा मेरी अम्मी कहती होती हैं कि इंसान को अपनी मेहनत पे यकीन करना चाहिए, मेहनत कभी भी रायगाह नहीं जाती, और यूँ तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि दुआएँ कभी ज़ाया नहीं जाती। तो इसलिए मुझे यकीन था कि मेरी जो मेहनत है, जो मैंने शादी के बाद पढ़ाई की और बच्चों के साथ अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करती रही, तो मुझे ये ज़रूर यकीन था कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने अपनी 3rd अटैम्प्ट दी, और 3rd अटैम्प्ट देते हुए मैंने ये कहा कि मेहनत तो मैंने कर ली है, बाकी अब अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से नवाजा, और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी दी। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक आयशा एहतशाम आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए भी। अशफाक, जिस तरह से हम ये सुनते भी आए, एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि द ओनली वे टू अचीव इम्पॉसिबल इज़ टू बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल। अगर आपने ये चीज़ मान ली है ना कि ये इम्पॉसिबल को अगर आप बनाना चाहते हैं पॉसिबल, तो पहले यकीन करें कि ये पॉसिबल है, मुमकिन है। कि भले कितनी भी अटेम्प्ट्स आपको करनी पड़े, फेलियर उसी वक्त होता है जब आप अपने ज़हन में तसव्वुर कर लेते हैं कि हाँ ये मुमकिनात में से नहीं है। तो उन्होंने घर भी चलाया और साथ में तीसरी अटेम्प्ट में CSS पास भी कर दिया। आज वो पहुँच चुकी हैं। और अब हम पहली अटेम्प्ट में ब्रेक लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मईशत से मुताल्लिक एक मुशावरती इजलास हुआ, और इजलास में नून लीग के चंद रहनुमाओं की जानिब से तारिक फातमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। मज़ीद जानते हैं नईम अशरफ बट, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल, हमारे साथ मौजूद हैं। जी नहीं जी आमना, बिल्कुल तारिक फातमी का सबको पता है कि डॉन लीग्स में उनका नाम आया था, और उसी वजह से उन्हें मुआविन खसूसी के ओहदे से हटाया गया था जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। आज जो पहला ही इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया, जो मुआशी टीम के साथ था, उसमें तारिक फातमी जो थे वो फ्रंट रो में बैठे थे, और इस पर मुस्लिम लीग नून के बड़े जो हैं अहम रहनुमा
जो कि काबीना में भी जिनके आने का इम्कान है, उनमें से अक्सर ने ये इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि शुरू में ही पहले ही दिन वज़ीर आज़म के साथ तारिक फातमी की मीटिंग से गलत मैसेज जा सकता है इदारों में, क्योंकि तारिक फातमी को डॉन लीक्स की वजह से हटाया गया था और इदारों को इस पर रिजर्वेशन हो सकती हैं। एक लीगी अहम रहनुमा जो है, सीनियर रहनुमा जो अच्छे बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, उन्होंने ARY न्यूज़ को बताया है कि वो इस पर प्राइम मिनिस्टर से बात भी करेंगे कि शुरू में ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमें मोहतात रहना है। एक रहनुमा का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ तो मोहतात होते हैं ऐसे मामलात में, लेकिन फिर भी ऐसा अगर हुआ है तो लगता ये है कि बड़े मियाँ साहब की इन्वॉल्वमेंट जो है इस वक्त वफाकी हुकूमत जो नई बनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब में जब थे शहबाज शरीफ तो वो इतना नवाज शरीफ जो थे वो इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन तारिक फातमी का आज पहले ही इजलास में बैठना और उनका नाम डाउन। चलें जी, सवालात उस पर उठा दिए गए हैं। अब देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म है क्या फैसला करते हैं। अच्छा जी, अब एक और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ये है कि आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी लईक। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में ये 79वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, जिसमें तमाम जो कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स शरीक हुए हैं। शुरा को पाक फौज के पेशावराना अमूर और नेशनल सिक्योरिटी को दरपेश जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उनके बारे में आगाह किया गया। साथ ही रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के इकदाम पर भी उनको ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इस मौके पर फॉर्मेशन की जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उन पर इत्मीनान का इजहार किया और तमाम जो शुरा थे, कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स और दीगर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, उनकी तरफ से अफसरों और जवानों की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनको जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर तमाम शुरा का ने सख्ती से इस बात का नोटिस लिया जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है पाक फौज के खिलाफ गुज़िश्ता चंद रोज से और मखसूस जो अनासर हैं वो इसमें मुलविस हैं। इस मौके पर शुरा ये कहना था कि बाज़ अनासर गुमराह कुन मुहिम के जरिए इदारे और अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं और पाक फौज के लिए कौमी सलामती हर चीज़ से मुकद्दम है। पाक फौज ने हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़े होकर उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है और हमेशा बिला इम्तियाज़ रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है और आइंदा भी इस सिलसिले में इक़दाम किए जाते रहेंगे। ये बताते चलूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम जो आईनी पहलुओं और कानून की हुक्मरानी के लिए अस्करी क़यादत ने इक़दाम किए, उस पर तमाम शुरा ने मुकम्मल यकजहती का इजहार किया अस्करी क़यादत के साथ और ये कहा कि पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है और मादरे वतन की जोग्राफिया हदूद और सॉवरेनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। ये बताता चलूँ कि इसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि वो तमाम जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वाले अनासर हैं उनका भी इस्तराज लगा लिया गया है, उनके बारे में भी मालूमात इकट्ठी कर ली गई हैं और फौज की तरफ से इस बात का अंदिया दिया गया है कि आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए तमाम इक़दाम जहाँ बरूए-कार लाए जाएंगे वहाँ इन अनासर के खिलाफ भी जो कानूनी तकाज़े हैं उनके मुताबिक निपटा जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका लईक रहमान। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स, स्टाफ ऑफिसर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। शुरा को पेशा वाराना उमूर, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया गया। रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के इक़दाम पर भी गौर किया गया। चलें जी, तो ये बड़ी अच्छी मौके पर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। अब ज़ाहिर है कि इसके अंदर ये पैगाम भी दिया गया, वो लोग जो कि साजिशी अनासर थे उनसे मुतालिक भी ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही थी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस पर भी ना सिर्फ ये कि सख्त नोटिस लिया गया है और ये भी कहा गया है कि बाज़ अनासर गुमराह कुन मुहिम के ज़रिए इदारे और आवाम के दरमियान एक खलीज पैदा करें। आप देखिए कि कितनी कुर्बानियाँ पाक फ़ौज की दिफा वतन के लिए क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक, और ये कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन अनासर का सुराग लगा लिया गया है और जल्द वो कानून के कटहरे में होंगे। चलें जी, अब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। कल फिर अगर ज़िंदगी रही तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जब दुआ हो इफ्तार के वक्त तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आपने खुश रहने और खुश रखना भी है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हाथ हौला रखना है इफ्तार के सामान पे। दुआ कीजिए, खजूर खाइए, नमाज पढ़िए, हल्का सा शरबत पीजिए जिसमें रिफाइंड शुगर ना हो। हमारा आज के लिए मुफ्त मशवरा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।